नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। रफ्तार के साथ खबरों के सफर पर चले उससे पहले बड़ी खबर, एलडीए की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। एक्शन में लखनऊ विकास प्राधिकरण नजर आ रहा है। 8 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है प्राधिकरण ने। काम में लापरवाही को लेकर यह एक्शन लिया गया। अपने काम से लगातार ये कर्मचारी नदारद थे। प्रशांत पांडे हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत, एलडीए दिखा रहा है कि जो लोग काम पर नहीं होंगे उनके खिलाफ बड़ा एक्शन होगा ही होगा। निश्चित रूप से अगर बात करें तो एलडीए के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ऐसे में उन अधिकारियों के ऊपर उन कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है जो बराबर नदारद रह रहे थे, अपने काम के प्रति लापरवाह थे। ऐसे 8 एलडीए कर्मचारियों की सेवा समाप्त की गई है। पूर्व में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उन कर्मचारियों को चिन्हित करने की बात कही गई थी जिनके द्वारा बराबर निरंतर अपने कार्य में लापरवाही बरती जाई थी। इसी कड़ी में आज 8 कर्मचारियों के ऊपर गाज गिरी है और साथ ही साथ इनकी सेवा को समाप्त करने की कार्रवाई करते हुए इनको सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। क्या कुछ और के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है? निश्चित रूप से बराबर बात किया जाए, एलडीए के साथ साथ अन्य विभागों में भी ये प्रक्रिया बराबर निरंतर जारी है और साथ ही साथ उन कर्मचारियों और अधिकारियों को बराबर चिन्हित करने का काम किया जा रहा है जिनके द्वारा काम में लापरवाही बरती जा रही है या सही ढंग से कार्य को नहीं किया जा रहा है। प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो एलडीए ने 8 कर्मचारियों को बर्खास्त किया है। अपने काम से नदारद थे, ड्यूटी पर नहीं थे, जिसकी वजह से एक्शन लिया गया। आगे भी इस तरह के एक्शन लिए जाएंगे। लखनऊ से एक और बड़ी खबर है जहां पर गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में तत्कालीन अधिशासी अभियंता रूप सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, जिसकी इजाजत यूपी सरकार ने दे दी है। रूप सिंह के साथ ही कई और अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की इजाजत सरकार ने दी है। आपको बता दें, रिवर फ्रंट के कार्यों में भारी अनियमितता पाई गई थी। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अब शासन से अनुमति मिलने के बाद रूप सिंह यादव के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा चलेगा। सीबीआई इस मामले की इस वक्त जांच कर रही है और घोटाले के आरोपियों पर केस चलाया जाएगा। इजाजत मिल गई है। इन्हीं में से एक हैं रूप सिंह, इनके खिलाफ भी केस चलेगा। दूसरे अधिकारियों पर भी केस चलाने की मंजूरी सरकार ने दे दी है। अनामिका सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ है। गोमती रिवर फ्रंट काफी हाई प्रोफाइल रहा था ये मसला अनामिका, और अब एक एक कर जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। देखिए, गोमती रिवर फ्रंट समाजवादी पार्टी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो इसके निर्माण में जिस तरीके से अनियमितता का हवाला दिया गया और ये कहा गया कि जो प्रोजेक्ट है और जितना इसमें खर्च किया गया है वो इससे 10 गुना ज्यादा है। ऐसे में यूपी सरकार की तरफ से पहले जांच की संस्तुति दी गई सीबीआई को। उसके बाद चूंकि सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन इस बीच जो भी उस वक्त अधिशासी अभियंता थे, रूप सिंह समेत तमाम जो आला अधिकारी थे, उनको लेकर के जो उनकी भूमिका थी उसकी जांच चल रही थी और अब यूपी सरकार ने इन सभी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के निर्देश दे दिए हैं। यानी कि अब सीबीआई घोटाला जहां एक तरफ चल रहा है, वही दूसरी ओर जो आरोपी अधिकारी हैं, इनके खिलाफ केस चलता रहेगा और इसकी मंजूरी यूपी सरकार ने आज दे दी है। जी अनामिका, धन्यवाद पूरी जानकारी देने को इस बार। उधर बरेली में एक युवती का अपहरण हो गया। दिन दहाड़े युवती को अगवा कर ले गए बाइक सवार। युवती के अपहरण का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रेम प्रसंग का मामला भी पुलिस मान रही है इसे। पुलिस युवती को जबरन ले जाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं बरेली की तस्वीर है। इस मामले में अभी जो पुलिस का कहना है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच तो कर रही है, युवकों की तलाश कर रही है, लेकिन साथ ही ये बात भी कह रही है कि हो सकता है ये प्रेम प्रसंग का मामला हो। हरीश शर्मा हमारे सहयोगी बरेली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हरीश, इस वारदात के बारे में बताइए। देखिए मेनका, पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और एक लड़की जो मोटरसाइकिल पर अपने कजन ब्रदर के साथ में बाजार जा रही थी, तभी एक युवक ने उसको जबरन बाइक से उतारा और उसे अपने साथ ले गया। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि ये मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी सामने आई है उससे प्रथम दृष्टया अपहरण का मामला स्पष्ट हुआ है और पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर अपहरण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है और दूसरी तरफ पुलिस ये हैरान करने वाला मसला है कि दिन दहाड़े सरे बाजार इस तरीके से भाई के सामने से एक बहन को अगवा कर ले जाते हैं बदमाश, और पुलिस अभी भी पड़ताल की ही बात कह रही है, जांच की ही बात कह रही है। धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। एक टीम का भी गठन किया गया है। बारादरी में मुकदमा 366 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज है। इस पूरे प्रकरण में ये बताना है कि जिस लड़के के साथ और 2 लड़कों के साथ वो जाती है, उसका उससे 7 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
और उस लड़के के साथ वो भागकर चली गई है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा दर्ज है और लड़की और उसके जो अन्य 2 साथी जिनके साथ हो गई है उनको बरामद करने का प्रयास चल रहा है और जल्दी उनको बरामद कराकर उसमें अग्रतर। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पंचायत चुनाव की हर छोटी बड़ी खबर आपको दिखाएगा जो आपके गांव से जुड़ी होगी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की हर वो फैसले भी हम आपको दिखाएंगे जो सीधे आपसे जुड़े होंगे। तो प्रदेश में पंचायत चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रस्तावित सूची जारी होने के बाद आपत्ति दर्ज कराने के लिए आज आखिरी दिन था। 2 मार्च को जारी की गई अंतिम आरक्षण सूची की तुलना में इस बार बड़ी संख्या में सीटों का आरक्षण बदल चुका है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से सूची जारी हुई जिस पर आपत्तियों की संख्या हर जिले में भयानक तौर पर बढ़ गई। अब प्रशासन के लिए आपत्तियों के समाधान एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो आज आपत्तियां दर्ज कराने की आखिरी तारीख थी और आज शाम 5 बजे तक दावेदारों का तांता लगा हुआ था और ऐसे में चुनौती एक बहुत बड़ी है कि इन सभी आपत्तियों को किस तरीके से दूर किया जा सके। 24 और 25 मार्च को आपत्ति दर्ज कराने की तारीख थी और 2015 को बेस वर्ष मानकर आरक्षण में रोटेशन किया गया है, लेकिन आपत्तियां बहुत ज्यादा हैं। शाम 5 बजे तक अगर आज की स्थिति की बात करें तो शाम 5 बजे तक दफ्तरों के बाहर आपत्ति दर्ज कराने के लिए लोगों की कतार लगी हुई थी, लाइन लगी हुई थी। 27 तारीख तक फाइनल सूची भी जारी करनी है, तो उससे पहले इन आपत्तियों को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने। और पंचायत चुनाव से जुड़ी ही एक और बड़ी खबर है। आम चुनावों की तरह कई चरणों में होंगे पंचायत चुनाव। पूरे प्रदेश में 4 चरणों में होंगे ये चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है तैयारी। होली के बाद जारी हो सकती है अधिसूचना। ये एक और बड़ी खबर आ रही है कि होली के बाद अधिसूचना जारी हो सकती है। अप्रैल के अंत तक संपन्न हो जाएंगे पंचायत चुनाव, ये भी एक खबर आ रही है। इस बार जिलेवार चरणों में नहीं होगा चुनाव, 4 चरणों में होगा। जैसे कि कोई प्रदेश का विधानसभा चुनाव या फिर केंद्र का लोकसभा चुनाव होता है, उस तरीके से अलग अलग चरणों में चुनाव होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यानी कि अब त्रिस्तरीय चुनाव जो है वो 4 चरणों में संपन्न होंगे। और पंचायत चुनाव की जो तीसरी बड़ी खबर है आज की, वो है यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी दाखिल की है। यूपी सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि पंचायत चुनाव पर दी गई याचिका पर सुनवाई करते हुए वक्त सरकार का भी पक्ष सुना जाए जब सुनवाई हो इन याचिकाओं पर। दरअसल शनिवार को हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल खामियों की वजह से शनिवार की याचिका की लिस्टिंग अभी तक नहीं की है। सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुशील, सुप्रीम कोर्ट ने टेक्निकल खामी की बात कही, याचिका अभी तक लिस्ट नहीं हुई है, लेकिन इस याचिका, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और साथ ही सरकार की ये अपील कि जब सुनवाई हो तो सरकार की दलील रखने का मौका भी सरकार को मिले, इस पर बताइए क्या विस्तार से होने वाला है? जी देखिए, पंचायत चुनाव का जो मामला है उस पर राज्य सरकार की भी नजर है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और ये कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में 1995 के आधार पर आरक्षण के मामले को 2015 के आरक्षण के आधार पर लेने के लिए कहा है, उस फैसले से कहीं ना कहीं वो संतुष्ट नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने कैविएट अर्जी दाखिल करते हुए मेनका ये बात कही है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करे तो उत्तर प्रदेश सरकार के विपक्ष को सुना जाए, न केवल याचिका। जी सुशील, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो बहुत से पेच है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अप्रैल तक ये चुनाव संपन्न भी हो जाने हैं, और लेकिन उससे पहले चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। इधर लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर बेसिक शिक्षा विभाग में जल्द होगी भर्ती। 4613 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। आरक्षण के नियमों के अनुसार ही भर्ती होगी। तो ये एक बड़ा फैसला, राहत देने वाला फैसला है उन लोगों के लिए जो कि बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी की चाहत रखते हैं। तो जल्द ही भर्ती निकाली जाएगी। 4613 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। हमारे सहयोगी प्रशांत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश जी भी मौजूद हैं। प्रशांत, आपके पास आती हूं। एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई गई है, लेकिन ये प्रक्रिया कब तक शुरू हो सकेगी?
निश्चित रूप से अगर बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष में 67,867 की सूची आई थी और उस सूची में 4613 पदों पर रिक्त हो गए थे, जिनके अभ्यर्थी वहां पर नहीं आ पाए थे किसी कमियों की वजह से। ऐसे में जो 1133 और पद बचे थे जो एसटी कैटेगरी के थे, उनको भी ऐसे में किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वयं बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर किस तरीके की तैयारी है आगे और ये सूची कब? नहीं, कोई तैयारी अलग से हमको नहीं करनी है। हमारी मेरिट लिस्ट पहले से है तैयार। उसी मेरिट लिस्ट में से जो हमने 69,000 की लिस्ट जारी की थी, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो टर्नअप नहीं हुए, जिसके कारण 4,000 के लगभग पद जो रिक्त रह गए हैं, तो उसी पुरानी मेरिट लिस्ट में से ही उन लोगों को लेकर के हमको भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी है। न्याय विभाग से हमने एक परामर्श मांगा है, वो आते ही उसको शुरू कर देंगे। 1,133 पद ऐसे हैं जो अनुसूचित जनजाति संवर्ग के थे, क्योंकि उस संवर्ग में योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, अभ्यर्थी थे ही नहीं हमारे पास। तो उस अनुपलब्धता के कारण जो आरक्षण की नियमावली के उपबंध हैं, उसमें उसकी व्यवस्था के अनुसार उन पदों को अनुसूचित जाति के संवर्ग से भरेंगे। तो इस संबंध में, दोनों संबंधों में हम लोगों ने परामर्श मांगा है न्याय विभाग का। जैसे ही परामर्श आ जाएगा तुरंत वो प्रक्रिया शुरू सर, ऐसे में बड़ा एक कन्फ्यूजन आ रहा है। क्या माने ये 1,133 जो पद हैं, ये इनमें जोड़े जाएंगे जो लगभग 4,000 से आप ज़्यादा बता रहे हैं? नहीं, ये जो 4,000 से ज़्यादा, देखिए 3 कैटेगरी के पद थे, अनारक्षित, ओबीसी, एससी। एक तो ये सामान्य कैटेगरी थी, लेकिन एक एसटी कैटेगरी है। तो जो अनारक्षित, ओबीसी और एससी, इस संवर्ग में से 4,000 से कुछ अधिक लोग ऐसे हैं जो टर्नअप नहीं हुए। सामान्यतः अभी तक ये परंपरा हुआ करती थी कि कोई उसी मेरिट लिस्ट को नीचे करके कोई भर्ती नहीं की जाती थी, फिर अगला जब विज्ञापन आता था तो उसमें पद जोड़े जाते थे। लेकिन हम लोगों ने ये सोच कर कि चूँकि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, हमारी जो मेरिट लिस्ट बनी हुई है उसी में उपलब्ध हैं, तो उसी में मेरिट में नीचे जा करके हम उनको करेंगे। 1133 पद जो हैं, 1,133, वो अलग पद हैं जो इसी 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में जो अनुसूचित जनजाति के संवर्ग के पद थे, तो उन पदों पर चूंकि अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, तो उनको अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरेंगे। तो कुल मिला के ये माना जाए ये पद 4,000 प्लस 1,100 लगभग 5,000 से अधिक। तो बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जो मेरिट लिस्ट में थे लेकिन छूट गए थे। 69,000 बेसिक शिक्षकों की जब भर्ती हो रही थी तो जो छूट गए थे उनमें से 4,000 लोगों की भर्ती हो सकती है, क्योंकि 4,000 इन पदों पर नियुक्ति होने के बाद भी शिक्षक पहुंचे नहीं, तो ये पद खाली रह गए जो अब दूसरों को मिल जाएंगे। धन्यवाद इस वक्त प्रशांत पूरी जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला।